गुप्ता पीरियड का डिक्लाइन हमने किया था। हमने क्लास 11 आर एस शर्मा से चैप्टर 20 फिनिश कर दिया है। हमने क्लास 6 ओल्ड एनसीईआरटी रोमिला थापर से चैप्टर 7 फिनिश कर दिया है। और हमने क्रॉनिकल सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल से गुप्ताज ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है। बस आज उसका वाइंड अप फेज है, फिनिशिंग फेज चलेगा। इसमें डिस्कस करते हैं कुछ बातों को। सबसे पहली बात यह है कि गुप्ताज के बारे में ये कहा जाता था कि गुप्ता गोल्डन एज है, गोल्डन एज। तो इस गोल्डन एज को मिथ कहा गया है कि ये एक तरह का मिथ हुआ करता था। तो प्रूव करना है कि ये मिथ कैसे हुआ करता था। चलिए उसको जस्टिफाई करते हैं। तो मिथ आप तभी जस्टिफाई करेंगे, पहले आपको गोल्डन एज प्रूव करना होगा। उस गोल्डन एज को हम जस्टिफाई करते हैं कि कैसे कैसे ये हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इस पीरियड में ये कहा जाता था कि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी प्रोवाइड की गुप्ताज ने नॉर्थ इंडिया को, वेस्ट इंडिया को। ये बात करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। इस पीरियड के दौरान बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक एंड कमर्शियल डेवलपमेंट्स हुई। क्या ये बात करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। इस पीरियड में आर्ट एंड आर्किटेक्चर का एक यूनिक वर्जन ऑब्जर्व हुआ, और स्कल्पचर आर्किटेक्चर में तो गुप्ताज की मास्टरी थी। तो ये बिल्कुल ठीक है। चाहे वो आर्ट की फॉर्म में देखें तो फाइन आर्ट्स हैं। अगर हम बात करें इस समय में अजंता की पेंटिंग्स की, तो वो अपनी पीक पे थी। अगर हम इंडो गैंजेटिक प्लेन में ब्रिक टेम्पल्स की बात करें, जिसमें झांसी का देवगढ़ का मंदिर जो 10 अवतार मंदिर है भारत का, बाद में जाकर के वो बहुत फेमस। मैं एक्सप्लेन इनको करता हूँ, पहले आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें लिटरेचर की, तो लिटरेचर अपने पीक पे था इस टाइम पर, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद अगर हम बात करें कॉइन्स की, तो बड़े पैमाने पर कॉइन्स इशू हुए हैं गोल्ड के, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इन सारी चीजों को देखें तो हमें ऐसा लगता है कि ये गोल्डन पीरियड था। किस बेसिस पे लगता था उसको समझते हैं। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी प्रोवाइड की गई। मौर्यस के बाद का जो समय था वो एक तरह से एक स्कैटर्ड प्रिंसिपैलिटीज का समय था। भारत दो हिस्सों में बटा, जैसे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट कुशाणास के कंट्रोल में जाता है और डेक्कन सातवाहनास के कंट्रोल में जाता है। लेकिन उस लेवल पर नॉर्थ इंडिया को और डेक्कन को यूनिटी प्रोवाइड नहीं की गई। हालांकि सातवाहनास के बाद जो वाकाटक आते हैं, उनका एम्पायर, उनका किंगडम ज्यादा सेंट्रलाइज्ड और ज्यादा यूनाइटेड था एज कम्पेयर टू सातवाहनास। सातवाहनास का किंगडम भी उतना यूनाइटेड नहीं था, और ऑलवेज उन पे सकास के अटैक होते रहे। कभी उनका वेस्ट पे होल्ड रहा, महाराष्ट्र पे, मालवा पे, कभी फिर वो ड्राइव कर दिए जाते थे ईस्ट की तरफ, आंध्रा की तरफ। तो वो कभी भी एक स्टेबल डेकन नहीं दे पाए। कभी सकास आते रहे, कभी सातवाहनास आते रहे। इसी तरह से नॉर्थ में होता रहा। कभी इंडो ग्रीक्स थे, फिर उनको उठाया, पार्थियंस आए, पार्थियंस को हटाया, कुशाणास आए। लेकिन पार्थियन एक जगह पे रह गए कहीं ना कहीं। इंडो ग्रीक्स भी कहीं ना कहीं रहते हैं, फिर कुशाणास रूल करते हैं, और कुशाणास मिलिट्री गवर्नर्स को रूल देते हैं, तो फ्यूडेटरी सिस्टम के थ्रू रूल करते हैं। तो इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटीज बहुत जल्दी उभर के आई, जैसे मुरुंडाज आपने देखे 250 में। फिर उसके बाद श्रीगुप्ता आ जाता है, गुप्ता डायनेस्टी का। तो एक तरह के फ्यूडल हुआ करते थे। मुद्दे की बात है, इस सिस्टम को खत्म करते हैं और एक फुल पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी प्रोवाइड करते हैं गुप्ताज। प्रॉपर देश होता है, नेशनल लेवल पर मंडल जैसे कहा जाता है। उसके फिर नीचे लेवल पे भुक्तियां होती हैं, प्रोवेंस। उसके नीचे लेवल पर विषया होता है, विषाया। उसके नीचे लेवल पर विट्ठी होता है, और सबसे नीचे विलेजेस होते हैं। इस तरह का एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन्होंने प्रोवाइड किया। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डिसेंट्रलाइज था, वो भी मिथ में बात करेंगे। इसके बाद बात आती है इकोनॉमिक एंड कमर्शियल डेवलपमेंट। यस, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल डेवलपमेंट हुआ। इस टाइम पर अगर आप देखेंगे तो गोल्ड कॉइन्स बड़े पैमाने पर छापे गए। इसका मीनिंग यही है कि ट्रेड एंड कमर्स हाई वॉल्यूम में होता था, और वो भी लग्जूरियस प्रोडक्ट्स थे। सेकेंड एस्पेक्ट, आपको बहुत सारे नए गिल्ड नजर आएंगे, और पुराने गिल्ड भी स्ट्रांग है। यही रीजन है कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई हैं अर्बन एरियाज की, और वो अर्बन एरियाज को मैनेज कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली। ये नहीं हो सकता अगर वो गिल्ड ऑर्गेनाइज नहीं है, और गिल्ड ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते हैं अगर कमर्शलाइजेशन स्ट्रांग नहीं है। कमर्शियल एस्पेक्ट स्ट्रांग है तभी वो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को रन कर पा रहे हैं, और अगर वो ये एफिशिएंटली कर पा रहे हैं तभी उन्हें अर्बन लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन भी दिया हुआ है, अदरवाइज ये नहीं दिया जाना था। तो कुल मिलाकर के इसी समय में आप देखते हैं नए तरह का ट्रेड डेवलप होता है। रोमन्स के साथ तो आपका ट्रेड है बड़ा स्ट्रांग, और ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपका रोमन्स के साथ, खास तौर पर ईस्ट रोमन एम्पायर के साथ बहुत बड़ा ट्रेड है, बाइजेंटाइन के साथ।
आपके ट्रेडर्स और आपके प्रीचर्स अलेक्जेंड्रिया में मिलते हैं। अलेक्जेंड्रिया इराक का ये एरिया जहां पर सारी बातचीत होती है आपस में रोमन्स के बीच में और इनके बीच में। और इतना स्ट्रांग ये पीरियड है कि किसी टाइम पे सेंट ग्रेगोरियन के द्वारा भारत के द्वारा बनाए गए ट्रिग्रिस और यूफ्रेट के अराउंड मंदिर थे, उन टेम्पल्स को ब्रेक कर दिया गया सेंट ग्रेगोरियन के द्वारा जब वो ग्रेगोरियन मूवमेंट चला रहे थे। तो भारत ऑब्जेक्शन करता है रोमन रूलर को इस टाइम पे कि ये मंदिर टूटे हैं, इनका निर्माण करवा के दो। तो बड़ा होल्ड है हमारा। इसके बाद ईस्ट के साथ व्यापार बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ ईस्ट। और ये पीरियड जाना जाता है पूरे हिस्ट्री में ग्रेटर इंडिया की स्टैब्लिशमेंट के लिए। आपको क्वेश्चन ये भी आएगा कि गुप्ता पीरियड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटर इंडिया। यस, इंडिया तो है लेकिन ग्रेटर इंडिया बना हम साउथ ईस्ट एशिया में लैंग्वेज, कल्चर, कस्टम, मैनर, रिलीजन के तौर पे एक्सपेंड कर गए क्योंकि लोग वहां चले गए। तो इंडिया टेरिटोरियल वाइज तो एक ही कंट्री तक कन्फाइन है, लेकिन हमारा डायस्पोरा फैल गया पूरे वर्ल्ड में और हम ग्रेटर इंडिया के तौर पे बोले गए, जाने गए, लार्जर इंडिया, ग्रेटर इंडिया। तो ये इस पीरियड में एक्सपेंड हुआ। चाइना के साथ व्यापार बहुत बम्पर हुआ और सिल्क का व्यापार हुआ करता था। और सिल्क को उस समय चाइनान सुक, CHINANSUK, चाइना सुक कहा जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रेड का पीरियड था इस पर्टिकुलर टाइम में। इन सारे रीजंस की वजह से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एंड कमर्शियल डेवलपमेंट स्ट्रांग थी। इसके अलावा आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं। यस, दिस इज वेरी स्ट्रांग पीरियड बाय द व्यू पॉइंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको नया आर्किटेक्चर इंडिया में दिखता है, जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर। गुप्ता पीरियड में पहली बार मंदिर बनते दिखेंगे और वो भी ब्रिक्स के, क्योंकि गंगा के मैदान में बनेंगे जहां पे रॉक्स या केव्स नहीं होती। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कानपुर का भित्तरगांव का मंदिर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है झांसी का देवगढ़ का मंदिर। ये 10 अवतार मंदिर है, इसमें विष्णु की मूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 अवतारों का विवरण है उसमें। और ये मंदिर भारत में प्रोटो वर्जन है शिखर मंदिरों का, जो दक्षिण में इसके बाद शुरू होंगे पगोड़ा स्टाइल मंदिर, जो फाइनल वर्जन पांड्या किंगडम के दौरान पगोड़ा दिखेगी आपको, ऊपर ही ऊपर पिरामिडल शेप में जो टॉप मंदिर का दिखता है और परफेक्ट स्क्वायर दिखता है मंदिर का। इस टाइम पे सेंक्टम दिखता है, सेंक्टोरम, जिसमें मूर्ति रखी जाती है। ये पर्टिकुलर पीरियड है जब मूर्तियां बन रही हैं, ये बड़ी बात है। और हाई लेवल पर स्कल्पचर्स के लिए जाने जाते हैं ये। मथुरा एक इंपॉर्टेंट सेंटर बनता है जहां पर बुद्ध की, जैन की और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनती हैं, दैट टू विद द इंडिजिनियस इंडियन स्टाइल। ये इंपॉर्टेंट है। तो मथुरा ने हमेशा इंडिजिनियस स्टाइल फॉलो किया और ये इंडिजिनियस स्टाइल इनको मिलता है गुप्तास के समय में। तो स्कल्पचर बहुत स्ट्रांग है इस समय के। स्कल्पचर अगर आप देखना चाहें, 10 अवतार मंदिर में स्कल्पचर पड़े हुए हैं और बुद्ध की 2 मीटर की ब्रॉन्ज जो बर्मिंघम के म्यूजियम में पड़ी हुई है। इस तरह की चीजें आपको मिलती हैं। फिर हाई लेवल पर पेंटिंग आर्ट डेवलप होता है और वो पेंटिंग आपको नजर आती है अजंता की गुफाओं में, जो कि अपने आप में यूनिक है, जिसमें बुद्ध की, बोधिसत्व की, जातक कथाओं की कहानियां, सेकुलर कहानियां हैं, जैसे राजा राजा का पीड़ा, उसका दर्द, बच्चों का घर छोड़ करके चले जाना। तो रिलीजियस सेकुलर दोनों तरह की स्टोरीज इसमें बहुत अच्छे से चित्राई गई हैं, इंपॉर्टेंट है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड है इस टाइम पर म्यूजिक का डेवलप होता है और इसी समय आपको भारत का नाट्य शास्त्र नजर आता है, जो हाई सवर में नाट्य नृत्य कलाएं बताता है। आपने देखा जोगीमाड़ा केव्स में थिएटर के विवरण मिलते हैं। ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्व होती हैं, तो ये इस टाइम पे कंसंट्रेट हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं। इसके बाद हम लिटरेचर की बात करें तो कालिदास अकेला ही बहुत है। कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, वाल्मीकि अग्निमित्र, ये सब कुछ इस टाइम पर आपको मिलता है और ये बहुत बड़ी देन है। इसी समय कामंदक का लिखा हुआ नीति सार मिलता है, जिसमें पॉलिसी मेकिंग बताई गई है। इसी समय भारत का नाट्यशास्त्र मिलता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस मिलता है और देवी चंद्रगुप्तम मिलता है, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी समय में रामायण डेवलप होती है, इसी समय में महाभारत डेवलप होती, पुराण डेवलप होते, सबसे इंपॉर्टेंट भागवत गीता डेवलप होती। इसी समय में आपको 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी डेवलप होते दिखते हैं। अल्टीमेटली ये पीरियड बहुत फ्लरिशिंग पीरियड माना गया है इन सारी चीजों में। और लेक्सिकन की फील्ड में देखें तो इसी समय में आपको अमर सिंह का लिखा हुआ अमर कोश भी मिलता है। इसी समय में आपको चंद्रगुप्त टू के दरबार में धन्वंतरी भी मिलता है, जैसे एक तरह से धन्वंतरी गॉड है, आयुर्वेद का जनक, तो उसी के समकक्ष एक धन्वंतरी है जो इसी समय में आपको मिलता है। इसी समय में आपको आर्यभट्ट आर्यभट्टियम देते हैं। इसी समय में वराह मिहिर आपको पंच सिद्धांतिका देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वृहत संहिता देते हैं, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आपको एक से एक लिटरेचर, एक से एक डेवलपमेंट इस टाइम पर मिलती है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सारा एनरिच करता है, बहुत डेवलप करता है। साइंस की बात करें अगर हम, तो साइंस का विकास बहुत जबरदस्त हुआ। जहां आर्यभट्ट आपको ये बता के गए अर्थ का सरकमफ्रेंस क्या है, पाई की वैल्यू क्या है, लूनर और सोलर एक्लिप्स कैसे लगते हैं, अर्थ
अर्थ मूव करती है, सन स्टैटिक है और अर्थ उसके अराउंड रिवॉल्व करती है। वहीं वराह मिहिर बता करके गए हैं कि अर्थ कैसे सन के अराउंड रोटेट करते हुए रिवॉल्व करती है और मून अर्थ के अराउंड रोटेट करते हुए रिवॉल्व करता है। तो एक ने रोटेशन बताई, एक ने रेवोल्यूशन बताई, ये इंपॉर्टेंट बात है। आगे जाकर के ब्रह्मगुप्त आएंगे, वो आगे की बात है, लेकिन ये इसी पीरियड से शुरुआत हुई मानी जाती। उज्जैन जो सेंटर बनाया गया चंद्रगुप्त टू के समय में, जो आपको ये बताएंगे कि जीरो का एप्लीकेशन कैसे है, नेगेटिव वैल्यूज को यूटिलाइज कैसे किया जाता है, एलजबरा कैसे अप्लाई किया जाता है एस्ट्रोनॉमी की स्टडी के लिए, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये साइंस की फील्ड में सबसे दिग्गज काम है इस समय में जो हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि वराह मिहिर की जब जिक्र होती चंद्रगुप्त टू से, तो वो ट्रिप लगा करके आया हुआ, उसको ट्रिप लगाने भेजा है रोम कि तुम रोम होके आओ, जाओ के देख आओ, ग्रीस होके आओ। तो जब वो वहां से होकर के आता है, वो ये कहता है कि रोमन एस्ट्रोनॉमर हमारे ऋषियों के बराबर है, कम नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये यही बताता है इस समय में, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो कॉइन्स बड़े लेवल पर डिमांड काम रखते हैं। मेटलर्जी बहुत स्ट्रांग थी। अब आयरन का मेहरौली पिलर मेहरौली का आयरन पिलर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉइन्स हाई लेवल पर छापे गए हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गोल्ड कॉइन, जो कि चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के हैं, और सिल्वर कॉइन जो चंद्रगुप्त के हैं, चंद्रगुप्त वन के। इन कॉइन्स ने ही गुप्ता पीरियड को कहीं ना कहीं गोल्डन पीरियड का भी एक तमगा दिया। गोल्ड के कॉइन बहुत बड़ी पैमाने पर छापे गए। ये सारी चीजें देखिए तो लगता है जैसे कि गोल्डन एज है ना। चलो इसको मिथ प्रूव करते हैं, रोको, ठीक है भाई। चलिए इसको मिथ प्रूव करते हैं। देखिए मिथ कैसे है। सबसे पहली बात आ जाती है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी, इसी को मिथ प्रूव करते हैं। किसी भी पैमाने पर मौर्यास के बराबर किसी लेवल पे नहीं थे ये लोग। भाई आप एक तरफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपने हाई लेवल डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट किया। और इस डिसेंट्रलाइजेशन की भी बात करें तो ये एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑर्गेनाइज्ड डिसेंट्रलाइजेशन नहीं था, ये नीड बेस्ड डिसेंट्रलाइजेशन था, जिसने बाद में इरोड कर दिया इंडियन सोसाइटी को। अल्टीमेटली आपने इस समय में ब्यूरोक्रेटिक अपरेटस मेंटेन नहीं किया जैसा मौर्यास किया करते थे। आपने लोकल एलिमेंट्स को यूटिलाइज किया एडमिनिस्ट्रेशन में। आपने पोस्ट को हेरिडिटरी बनाया, जो मौर्यास इसके टोटली खिलाफ थे, क्योंकि इसी से करप्शन जन्म लेती हैं, इसमें इसी से क्लास बेस्ड सोसाइटी का जन्म होता है, और इसी में सोसाइटी में पावरफुल एंड मर्सीफुल दो सेक्शन का क्रिएशन होता है। आपने एक ही पर्सन को कई सारे पोर्टफोलियो देने शुरू किए, जैसे हरिसेन का एग्जाम्पल है। मौर्यास के समय में कभी ऐसा नहीं हुआ करता था। पोर्टफोलियो रोटेटिंग होते थे, जनरेशन टू जनरेशन पोर्टफोलियो आगे फॉरवर्ड नहीं होते थे, और हर पर्सन को एक डेडिकेटेड पोर्टफोलियो दिया जाता था। ऐसे में इमेज रेगुलर ट्रांसफर्स हुआ करती थी, ताकि कोई अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके। आपने एक पर्सन को मल्टीपल पोर्टफोलियो देना, पोजीशंस को हेरिडिटरी बनाना, लोकल एंडीमेंट को मैक्सिमम यूज करना, गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड ऑफिसर्स को कम कर देना, इन सारी पॉलिसीज को यूटिलाइजेशन किया, जिससे आने वाले समय में आपको भारत में फ्यूडलिज्म देखने को मिलता है। और ये फ्यूडलिज्म बहुत ही घातक था भारत के लिए। इसी वजह है कि यहीं से मेडिवल इंडिया स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आज से पहले भारत में ऐसी चीजों का विकास नहीं हुआ। लेकिन अल्टीमेटली अब आपको दिखेगा सामंतवाद, ये पहले वाले रूलर्स में नहीं हुआ करता था। तो ये जो सामंतवाद आपको दिखा, ये जो फ्यूडलिज्म आपको दिखा, जिसमें छोटे छोटे इंडिपेंडेंट गवर्नर्स जो किंग बन करके या फिर किंग रूलर के अंदर ही अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, ये पहले नहीं देखा गया। अक्सर जब भी आप गुप्तास को पढ़ते हैं तो उनका जो टाइटल रहेगा वो महाराज अधिराज रहेगा, महाभट्टारक रहेगा, परम भागवत, इस तरह के टाइटल रहेंगे, जो ये बताते हैं कि इनके अधीन बहुत सारे अदर राजा हुआ करते थे। ये मौर्य के समय में नहीं था। तो कुल मिलाकर के आप सेंट्रलाइज्ड, अब ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी, अब एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस और स्ट्रक्चर से डिपार्चर हो चुके हैं, जिसकी वजह से जब भारत में फाहियान आता है चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के समय में, तो वो ये कहता है अशोक के बने हुए पैलेस को पाटलिपुत्र में देख करके कि इसे देख के ऐसा लगता है ये इंसानों ने नहीं, देवों ने निर्मित किया है, ये गॉड ने बनाया है। मतलब 250 में अशोक हुआ और 400 में वो आया, तो 650 साल बाद भी एक पैलेस खड़ा है जिसे देख के वो ये कहता है कि ये गॉड ने बनाया। गुप्तों के पैलेस किधर हैं, उसका जिक्र क्यों नजर नहीं आता। मुद्दे की बात यही है, वो ठोस साम्राज्य था, वो ऑर्गेनाइज्ड साम्राज्य था, उसमें सारा काम ब्यूरोक्रेसी करती थी, चेक एंड बैलेंस सिस्टम था, सारे आंसरेबल थे, पॉलिसी रेगुलेट होती थी, पॉलिसी पे आंसर देना पड़ता था, अप्रेजल रिपोर्ट जाती थी, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता था, कॉम्पिटेटिव एंट्री थी। वो सारी चीजें यहाँ पे बैन होती हैं। यही रीजन है कि चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के मजबूत रहते ही जैसे ही वो खिसकता है, पूरा साम्राज्य बर्बाद हो जाता है। और अल्टीमेटली इसके बाद भारत कभी भी दोबारा उस लेवल पर अकबर से पहले वो यूनिटी और सेंट्रलाइजेशन रीगेन नहीं करेगा, और इसको कई 100 साल लग जाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी कहीं ना कहीं आकर के ये चीज देगा। तो इन्होंने सामंतवाद को प्रमोट कर दिया।
सबसे बड़ा जो सपोर्ट रहता है रेवेन्यू, उसको खत्म कर दिया। आपने बड़े पैमाने पर प्रीस्ट, बुद्धिस्ट, मोनेस्ट्रीज, संघ, गिल्ड, इनको लैंड ग्रांट में देने शुरू कर दिए, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और अथॉरिटेटिव कंट्रोल भी उन्हें दे दिया। रेवेन्यू अर्न होना बंद हो गया, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की एंट्री बैन हो गई। इसकी वजह से सारा लॉ एंड ऑर्डर वहां पर क्रिपल हो गया, सारा कुछ खत्म नाश हो गया। लेटर पीरियड में जाकर के आपने ऑफिसर्स को भी लैंड ग्रांट में दे दिए इंस्टेड ऑफ द सैलरीज, जिसकी वजह से उन्हीं को वहां पर कंट्रोल दे दिया और अल्टीमेटली वो इतने स्ट्रांग हो गए। यही कारण है कि कभी भी आपको इनकी मिलिट्री का जिक्र नहीं मिलता, क्योंकि मिलिट्री ऐसा लगता है जैसे स्टैंड बाय यूज होती थी, ऑलवेज लोकल गवर्नर्स के द्वारा सप्लाई की जाती थी या अदर रूलर्स जो इनके अधीन थे उनके द्वारा सप्लाई की जाती थी। ये भी एक वीक ऑपरेटर्स को दर्शाता है, जिसने भी ये सिस्टम किया है वो बर्बाद हुए। सल्तनत पीरियड में जाकर के अगर आप ये चीज देखेंगे तो आपको एक कंसेप्ट नजर आएगा। इल्तुतमिश एक रूलर है स्लेव डायनेस्टी का, कुतुबुद्दीन ऐबक का जवाई है। वो इक्तादार सिस्टम शुरू करेगा, इक्तादारी सिस्टम, और यही इक्तादार जो होंगे ये इसी समय के सामंत हैं, और यही इक्तादार बाद में जाकर के सल्तनत सिस्टम को खोखला कर देंगे और खत्म करके रख देंगे। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब भी आपने ऐसा किया है बर्बाद हुए हैं। अकबर के समय में अकबर जागीरदार पैदा करेगा, मुगलों के एंड तक आते आते जागीरदारों के पास जागीर काफी आ जाएगी और इन्हीं जागीरदारों को ब्रिटिशर जमींदार बना देंगे, तब भी भारत बर्बाद हो जाएगा। जब भी आप लैंड वेस्ट कर देते हैं किसी एक पर्सन के अंदर, तो जो अथॉरिटी है वो तो रूल कर ही रही है, एक नेक्स्ट अथॉरिटी भी आपने क्रिएट कर दी है, इसी से आपको एट्रोसिटी करने का और एक्सप्लॉइटेशन करने का राइट मिल जाता है। तो यहीं से मेरा नेक्स्ट पॉइंट निकलेगा, सेकंड पॉइंट, कि इस समय में समाज में गिरावट आती है, समाज नीचे की तरफ जाता है। जब हम फायान का जिक्र सुनते हैं तो फायान ऐसा कहता है कि जब मैं सोसाइटी में आया तो सोसाइटी कंटेंटेड थी, सोसाइटी प्रॉस्पेरस थी, लोग खुशहाल थे, सोसाइटी में टॉलरेंस थी, हिंदू बुद्ध मिलके रहते थे, बुद्धिज्म हिंदुइज्म दोनों फेमस था। बुद्धिज्म नॉर्थ वेस्ट में, पंजाब में, गांधार पेशावर में और बंगाल में फेमस था, और सेंट्रल एरिया में हिंदुइज्म फेमस था। मैंने जस्टिस सिस्टम बहुत ज्यादा क्रूअल नहीं देखा। बहुत एक्सट्रीम जाने पर, देशद्रोह होने पर गर्दन राइट वहां काट दी जाती थी। अदरवाइज अदर क्राइम्स के लिए कॉम्पनसेशन ही होता था, फाइन लिया जाता था, कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जाती थी। समाज में, सोसाइटी में वुमेन की सिचुएशन ठीक थी, उसे पढ़ने का मौका दिया जाता था। ये सारी बातें वो करता पाया गया है समाज के बारे में। लेकिन अगर समाज के बारे में उसका एक तर्क सुने तो एक तर्क ये भी पाया जाता है कि समाज में नंबर ऑफ अनटचेबल्स बहुत ज्यादा थे। तो मतलब इस टाइम पर अनटचेबल्स का नंबर बढ़ा है। चंडाल की परिस्थिति बहुत खराब थी, वो ये बताता पाया गया है। तो यहाँ से हमें ये क्लियर होता है कि इस टाइम पर सोसाइटी में सब कास्ट सिस्टम के थ्रू बहुत सारा ऐसा वर्ग है जो अनटचेबल और चंडाल की कैटेगरी में चला गया। शूद्र को कभी भी गुड नहीं माना गया, शूद्र को राजा का और वर्ण ऑर्डर को नाश करने वाला पाया गया है। और अगर आप अगर आप महाभारत देखें तो महाभारत का जो अनुशासन पर्व है, उस अनुशासन पर्व में ये कहा गया है कि शूद्र राजा का नाश करता है, शूद्र राजा का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो कुल मिलाकर के इस समय में आपको बड़े पैमाने पर लीगल कोड मिलते हैं, इसी समय में आपको बृहस्पति की स्मृति मिलती है, इसी समय नारद की स्मृति मिलती है, मनु की स्मृति मिलती है। ये सारी स्मृतियों की नीड इसलिए है क्योंकि सोसाइटी में लीगल कोड बहुत स्ट्रांग चाहिए, और लीगल कोड स्ट्रांग इसलिए चाहिए क्योंकि कास्ट सब कास्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। और जैसे शायद राजा बार बार उनको किसके साथ प्लेज कर रहा है, अथॉरिटी के साथ, वो इसलिए क्योंकि लोगों में एक रीसेंटमेंट है किसके खिलाफ, अपर ऑर्डर के खिलाफ। तभी उन्हें बार बार रिलीजियस स्टोरीज के थ्रू, रामायण के थ्रू, महाभारत के थ्रू, रिलीजियस कोड के थ्रू जुड़ने के लिए कहा जा रहा है कि आप ओबीडियंट बने, आइडियल बने, एक मॉरल बेस्ड सोसाइटी बनाए। तो कुल मिलाकर के समाज में औरत की परिस्थिति पिछले समय से गिरी है। औरत को किसी तरह से एजुकेशन के राइट नहीं है। हाँ, पुराण और भागवत वो सुन सकती है, लेकिन औरत की मैरिज की एज हाईली रिड्यूस हो जाती है। इवन प्री पबर्टी एज में ही मैरिजेस के क्लॉजेस आ चुके हैं, कहा जाता है इनकी मैरिज कर दी जाए। सेकंड एस्पेक्ट, औरत को कोई गवर्नमेंट पोजीशंस हैंडल नहीं करने को दी जाती हैं। अनदर एस्पेक्ट, जो शूद्र है उसके कंपैरेटिवली औरत को कंपेयर किया जाता है कि शूद्र का और वुमेन का स्टेटस ऑलमोस्ट इक्वल है। जो फीमेल शूद्र क्लैन से बिलोंग करती है उसे अपर क्लास के लिए और प्रीस्ट क्लास के लिए प्लेजर का एक सोर्स बना करके पेश किया गया है इस पर्टिकुलर टाइम में, जिस सेक्शन को उसे सर्व करना है। तो इस तरह से वुमेन की सिचुएशन में हम एक डिग्रेडेशन देखते हैं, और ये सोसाइटी के लिए एक हेल्दी डेवलपमेंट नहीं था। शूद्र की सिचुएशन में एक प्रॉब्लम जरूर होती है कि मतलब एक डेवलपमेंट जरूर होती है कि वो कहीं ना कहीं अब सर्व करने लगा है एज अ एग्रीकल्चरिस्ट, वो फार्मर बन चुका है। लेकिन अल्टीमेट एस्पेक्ट इज
कि उसका नंबर बढ़ चुके हैं, अनटचेबल क्लॉजेस बढ़ चुके हैं, और शूद्र में वो सेक्शन ज्यादा डेवलप हो बढ़ चुका है जिसको अछूत माना जाता था। तो ये एक नेगेटिव डेवलपमेंट पाई जाती है। इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो फायान का डिस्क्रिप्शन जैसा ऐसा लगता है कि फायान सिर्फ और सिर्फ अपर सेक्शन में ही विचरता रहा। फायान ने लो क्लास सोसाइटी तो ऑब्जर्व ही नहीं की, और पूरी एंशियंट हिस्ट्री देख लो या वर्ल्ड लेवल की कोई हिस्ट्री देख लो, अपर क्लासेस तो ऑलवेज गोल्डन होती हैं, मेन एस्पेक्ट तो लोअर क्लासेस का है। तो लोअर क्लासेस की सिचुएशन तो दयनीय ही थी, तो हम इसे कैसे कंसिडर कर सकते हैं कि उस लेवल पर हाई क्लास थी, क्योंकि इस टाइम पर वो शुरू हुआ जो शायद पहले नहीं देखा था। इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको सर्फडम नजर आएगा, आपको सर्फ नजर आएंगे। सर्फ्स मने जिनको सर्व करना होता है, ये रोमन कल्चर से आता है। सर्फडम पहले क्या हुआ करता था, एक राजा होता है और एक आपकी जमीन है, आप काम करते हैं, कर दे देते हैं, राजा को जो टैक्स होता है आप उसे देते हैं। अब राजा तो है ही है, राजा के अंडर वो जमीन भी है, वो जमीन राजा ने दे दी है ग्रांट में, उस जमीन पे अथॉरिटेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट दे दिया उसको जिसको वो जमीन एलोकेट करी है। तो जमीन के साथ साथ सिर्फ जमीन नहीं, वो बंदे भी एलोकेट कर दिए जो उससे साथ अटैच थे। तो वो अब क्यों कौन हो गया, किसके अधीन, उस प्रीस्ट के, उस मोनेस्ट्री के, उस टेम्पल के, या उस ऑफिसर के। अल्टीमेटली वो उसके दास हो गए हैं, गुलाम हो गए हैं। ये सिस्टम अब आगे आने वाले समय में देखेंगे। ये लोग इतना अनड्यू टैक्स उनसे लिया करते थे कि आने वाले समय में जैसे ही 700 एडी का टाइम आएगा, इन लोगों ने प्रोडक्शन करनी बंद कर दी कि भाड़ में जाओ, किसके लिए पैदा करें, जितना पैदा करते तो तुम उतना ही ले जाते हो, हम प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे। और भारत ने देखा एक्यूट लोकलाइजेशन, एक्यूट क्लोज्ड इकोनॉमिक सिस्टम, और भारत पूरी तरह लोकलाइज हो गया, एकदम बर्बाद, घटिया। ये आप देखना शुरू कर दोगे। फाहियान जब भारत आता है तो वो भारत के बारे में ये कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रांग, सारे रास्ते इतने सेफ है कि मेरी कहीं कोई चोरी नहीं हुई, मुझे कहीं कोई डकैत नहीं दिखा, सारे हाईवे पे फ्रीली जा सकते हैं। ह्योनसांग जब आता है हर्षवर्धन के समय में तो कई बार लूटा गया, वो कई बारी चोरों ने उसे घेरा, और वो बार बार यही कहता पाएगा कि सब बाकी सब ठीक है, हाईवेज आर नॉट सेफ। प्लंडरिंग बहुत स्ट्रांग है, डकैत लूटेरे बहुत है, डकैत बहुत है। तो देखिए गुप्ता से हर्षवर्धन तक जाते जाते ही हमें गिरावट नजर आनी शुरू हो जाती है, जो आगे जाके और गिर जाएगा, इस बात को समझिएगा। तो सोसाइटी के लेवल पर हमें इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं ऑब्जर्व होती हैं। इसको अगर हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर की फील्ड में ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो देखिए क्यों हम इसको ऐसा कहते हैं कि ये गोल्डन एज है, इसको समझने की कोशिश करिए। गोल्डन एज कहने का एक सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन ये है कि जो प्रेजेंट हिंदुइज्म है वो खुद को इससे रिलेट कर पाता है, इसलिए इसी को गोल्डन एज कंसिडर कर दिया। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा जो आज प्रेजेंट हिंदुइज्म है वो इसी पीरियड में कंसंट्रेट हुई है, उस फॉर्म में जिस फॉर्म में आज मानी जाती है। लेटर वैदिक पीरियड में ब्रह्मा विष्णु महेश फोर फ्रंट पे आ रहे थे, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश उस समय भी मूर्ति पूजा के तौर पर नहीं माने जा रहे, भगवान के तौर पर नहीं पूजे जा रहे। बस जो गॉड एंड गॉडेसेस हैं वैदिक, उनमें वो प्रोमिनेंट होते चले जा रहे हैं, उनके ट्रेड्स की वजह से फॉलो हो रहे हैं। लेकिन जो हमारी कंट्री भारत में जो भगवान सिस्टम फॉलो होता है, उस भगवान सिस्टम में जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पोजीशन है, वो पोजीशन इंस्टॉल होती है इस पर्टिकुलर पीरियड में, गुप्ता पीरियड में। इसलिए भारत में ये गुप्ता पीरियड गोल्डन पीरियड माना गया, ये पहली बात। दूसरी बात, ब्रह्मा विष्णु महेश ऑलवेज पूजनीय है मंदिरों में, मंदिरों की फॉर्म में, तो वो टेम्पल आर्किटेक्चर इस समय में शुरू हुआ इसलिए ये पूजनीय है। तीसरा एस्पेक्ट, ब्रह्मा विष्णु महेश की कहानियां पुराणों वाली, तो वो पुराणों इस पीरियड में होता है, और पुराण हम समझते हैं आज की मॉडर्न डेट में हमारी कहानियों से इंटरेस्ट है, तो वो इस पीरियड में। रामायण महाभारत भागवत गीता से हम अपने धर्म को जोड़ते हैं, वो धर्म हमें इस पर्टिकुलर टाइम में मिलता है। तो कुल मिलाकर के जो प्रेजेंट हिंदुइज्म है ये काफी कुछ बोरो करता है गुप्ता एज के हिंदुइज्म से। जो प्रेजेंट सोसाइटी है ये काफी कुछ बोरो करती है उस सोसाइटी से। यही पर्टिकुलर रीजन है कि आप ये मान करके चलते हैं कि ये पीरियड गोल्डन पीरियड रहा भारतीय सभ्यता का। बट अल्टीमेट एस्पेक्ट यहाँ पर ये आता है, इस पर्टिकुलर पीरियड में आजादी है सभी धर्मों को अपने अपने विकास की, ये बिल्कुल बात सही है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा नहीं है कि फुली डेवलपमेंट हर रिलीजन की होती है। ये पर्टिकुलर टाइम है जिस टाइम पर अशोक और कुषाण के बराबर बुद्धिज्म को सपोर्ट नहीं मिलता, सबसे पहली बात। दूसरी, ये पर्टिकुलर टाइम है जिस टाइम पर समाज के बीच में धर्म में कहीं ना कहीं एक लेवल की गिरावट आई है, क्योंकि फायान ये कहता है कि साल के दूसरे महीने के 8वें दिन हर साल बहुत जबरदस्त रथ यात्रा निकाली जाती है, जिस रथ यात्रा में बुद्ध की मूर्तियां और बोधिसत्व की मूर्तियां निकाली जाती, मतलब शोभा यात्रा जैसा सिस्टम। तो शोभा यात्रा हिंदुइज्म ने बुद्धिज्म से लिया, मूर्ति बनाना हिंदुइज्म ने बुद्धिज्म से लिया, मूर्ति पूजा इन्होंने उनसे लिया, मंदिर का कंसेप्ट इन्होंने उनसे लिया। और जब आप भगवान को सड़कों पर इस तरह से झांकियों के तौर पर निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं भगवान के साथ आपका संबंध एक तरह का दिखावटी है, आर्टिफिशियल है, और उसे ग्लोरी से जोड़ा जा रहा है।
ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप अपने गॉड को प्रोजेक्ट कर रहे हैं अदर रिलीजन्स और अदर गॉड्स के ऊपर। ये एक उस टाइम पर चीज ऑब्जर्व हुई, जिसे बाद में इस चीज पे आज भी देखिए शोभा यात्रा का गणतव्य किस चीज से है, ट्रस्ट करना खुद को। वाल्मीकियों की अपनी रहेगी, रविदासियों की अपनी रहेगी, सिखों का अपना जुलूस रहेगा, हिंदुओं की अपनी शोभा यात्रा, शिव यात्रा। ये अब क्या कर रहे हैं, सोसाइटी में टॉलरेंस का नाम तो है लेकिन रिलीजन में टॉलरेंस नहीं है, आप खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये उस टाइम पे ऑब्जर्व हो गया था। तो ये कंसेप्ट आ गया, ये भी हिंदुइज्म से जोड़ा जाता है, तो ये भी एक नेगेटिव एलिमेंट से उस टाइम पर जुड़ा हुआ है, ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट है। तो कुल मिलाकर के आर्ट एंड आर्किटेक्चर की फील्ड में अदरवाइज अगर आप देखें तो हाई लेवल पे ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, लेकिन जिस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे इससे पहले वाली सोसाइटी में, उस तरह के स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर नजर नहीं आते। लेकिन अगर कुछ ग्लोरियस एस्पेक्ट्स की बात करें तो इंस्क्रिप्शन आपको नजर आता है हरी सेन का, महरौली का आयरन पिलर नजर आता है आपको। लेकिन इसी के कंपैरेटिवली अगर आप साउथ को कंपेयर करें तो वहां पे जो केव्स और टेम्पल्स बने हैं उनकी ग्लोरी कंपेयर करें तो ये कहीं भी कंपेरेबल नहीं खड़ा होता उस पर्टिकुलर टाइम में। आई बात समझ में? लेकिन फिर भी आप ये मानेंगे कि नई चीजों की शुरुआत इसने दे दी जो आने वाले भारत का एक कल्चर बन के रह गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो नए भारत का कल्चर यहाँ से आता है। इसके बाद अगर हम कंपेयर करें लिटरेचर और साइंस, तो लिटरेचर और साइंस के मामले में 100% ग्रोथ है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ये परफेक्ट है कि यही वजह है जिसकी वजह से गुप्ता पीरियड ग्लोरियस माना जाता है। इसके बाद आती है बात कॉइन्स की, तो कॉइन्स का एक केस माइथिकली प्रमोट किया गया, लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स इशू किए गए, लेकिन प्योरिटी के मामले में इनके कॉइन काफी नीचे माने गए हैं कुषाण रूलर कनिष्क के समय के। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कॉइन्स का सर्कुलेशन था वो सर्कुलेशन मोस्टली गोल्ड कॉइन का उतना वाइड स्प्रेड नहीं था, सिल्वर कॉइन का सर्कुलेशन काफी वाइड स्प्रेड था क्योंकि नॉर्मल डीलिंग में वही यूज हुआ करता था। और तीसरी चीज, जैसे ही चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य निकल जाता है कॉइन में डीबेस आना शुरू हो जाता है, कॉइन में गोल्ड का कंटेंट बहुत रिड्यूस हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती गोल्ड कॉइन को मेंटेन करने का प्रयास किया गया, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आप रेलेवेंट प्रैक्टिकल रूलर हैं तो ये सारी चीजें हमें ऑब्जर्व होती हैं। मुद्दे की बात आप ये समझ के चलेंगे कि कहीं ना कहीं इतिहास को मोल्ड किया जाता है। इतिहास वो है जो इतिहासकार के नजरों से और दर्पण से आप देखते हैं। जब प्रेजेंट हिंदुइज्म से, प्रेजेंट भारत से हमें मिलता हुआ सब कुछ दिखा तो हमने उसे गोल्डन पीरियड कंसिडर किया। मेरा मानना यह है कि हिस्ट्री में ऐसा कोई भी गोल्डन पीरियड नहीं होता, हर चीज कंट्रीब्यूट करती है एक नई चीज के विकास में। ये बाद के हिस्टोरियंस ने ऐसा लिखना शुरू किया है। और अगर आप गोल्डन पीरियड किसी चीज को कंसिडर करना चाहते हैं तो वेलफेयर के टास्क पे देखें तो मौर्यस का कोई मुकाबला नहीं। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि फाहियान ये कहता पाया गया है कि राजा और उद्योगपति, ये बड़ी बात याद रखना, राजा और गिल्ड हॉस्पिटल्स और सराय घर बनाए पाए गए हैं यहाँ पे। मतलब गवर्नमेंट में एक वेलफेयर करेक्टर था लेकिन यहाँ पर भी बिग मर्चेंट और गिल्ड इंपॉर्टेंट है। जगह जगह पर आपको मोनेस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स और सराएं दिखेंगी लेकिन वो बिग बिग गिल्ड या बिग बिजनेस मर्चेंट के द्वारा बनाई गई होगी। राजा उस लेवल पे नहीं ये चीज कंट्रीब्यूट करेगी। मतलब राजा ने खुद को कहीं ना कहीं कंसंट्रेट किया है कुछ पर्टिकुलर एरियाज में ही, उतनी ही वाइड स्प्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं जैसा मौर्याज में थी। फिर अशोक का धम्म अगर देखें तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि गुप्तास के बाद पीरियड की बात करें तो सबसे बेस्ट एलिमेंट गुप्तास का है इंडिविजुअल लिबर्टी। आप जैसे थॉट सोचना चाहते हैं, जिस रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं करिए, आपको पाबंदी कोई नहीं, इसी को टॉलरेंस कहते हैं। बट अल्टीमेट एस्पेक्ट यहाँ से ये भी नजर आता है कि अगर हम गुप्तास के एस्पेक्ट को देखें, मौर्यास के एस्पेक्ट को देखें, तो मौर्यास ने रिलीजन से आगे बढ़कर के सेकुलर कैरेक्टर को एक जन्म दिया, यानी कि जो धम्म की टीचिंग्स थी वो सेकुलर टीचिंग्स थी। जो अशोक का कहना था वो सेकुलर था कि बड़ों की रिस्पेक्ट करना है, ब्राह्मणों को, श्रमणों को आपको रिस्पेक्ट पे करना है, कॉमन ब्रदरहुड की फीलिंग लेके आनी है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे काम करना है, ग्रोथ के बारे में सोचना है, आपको इक्वलिटेरियन कंसेप्ट को फॉलो करना है, इगैलिटेरियन सोसाइटी होनी चाहिए, अपने रिलीजन को लेके ऑर्थोडॉक्स नहीं होना है, दूसरे के रिलीजन को। मतलब गुप्ता पीरियड में कोई भी रूलर ऐसी डायरेक्ट डिक्री देता पाया नहीं गया कि आप दूसरे के धर्म को भी सम्मान दो, अपने धर्म को लेके कट्टर मत बनो, जो कि अशोक देता पाया गया है। अशोक ने क्लियरली महामात्रास का निर्माण किया और वो साफ साफ ये कहता पाया गया कि आप अपने रिलीजन से बाहर आके भी दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करना सीखो। तो कहीं ना कहीं इक्वेलिटी बेस्ड समाज वहां पे निर्माण होता है, कहीं ना कहीं टॉलरेंस की फीलिंग वो दी गई है। और एकमात्र ऐसा रूलर जिसने पूरी तरह से दिग्विजय को छोड़ा, धम्म विजय को अपनाया, जबकि यहाँ पे टोटली उल्टा है, आप धम्म विजय दिग्विजय अपना रहे हैं। समुद्रगुप्त फियर्स वाइडरियर है।
चंद्रगुप्त टू बहुत अच्छा वॉरियर है, स्कंदगुप्त बहुत स्ट्रांग वॉरियर्स हैं, सारे वॉरियर क्लैंस हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो अशोक का सिस्टम इतना स्टेबल है, एडमिनिस्ट्रेशन इतनी स्टेबल है कि बैटल की नीड ही नहीं हुई। अपने बॉर्डर्स को, फ्रंटियर्स को सिक्योर किया। एम्बेसीज कहाँ तक जाती हैं, 5 बॉर्डर रूलर्स और उनके साथ रिलेशंस हैं, श्रीलंका के साथ रिलेशंस हैं, तमिलियन स्टेट्स के साथ आपके रिलीजन है, ट्राइबल्स के साथ आपके रिलेशंस है, नो फाइट, तो मैनेज करना पड़ता है। तो ये आपके रिलेशंस बताते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस को आपने स्ट्रॉन्ग किया। फिर विकास की अगर हम बात करें तो धर्म के मामले में विकास, लिटरेचर के मामले में विकास, डेवलपमेंट के मामले में विकास बेअंत पैमाने पर हुआ है उस दौर में भी। तो कुल मिलाकर के ऐसा कोई गोल्डन पीरियड नहीं होता, ऐसा कोई गोल्डन सिस्टम नहीं। साइंस की फील्ड में, लिटरेचर की फील्ड में गुप्ता से टॉप कोई नहीं माना जाएगा, क्योंकि साइंस और लिटरेचर का ग्रोथ आ गया था। एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में, फॉरेन रिलेशंस की फील्ड में, बुद्धिज्म की ग्रोथ की फील्ड में, मिशनरीज की फील्ड में, टेरिटोरियल स्टेबिलिटी की फील्ड में, ब्यूरोक्रेटिक डेवलपमेंट की फील्ड में, पॉलिसी मेकिंग की फील्ड में, टैक्सेस और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की फील्ड में, बिजनेस रिलेशंस की फील्ड में अगर कोई है तो वो मौर्यास है, उनसे ऊपर सुप्रीम कोई भी नहीं है। तो इस डिफरेंस को आपको ऑलवेज समझना है। ओके, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और हूणास के बारे में जिक्र करते हैं। हूणास कौन थे, भारत में कैसे एंटर होते हैं, और हूणास से आगे 2 रूलर आएंगे ताकि आप आगे का सिस्टम समझ पाओ। फिर हूणास पे ये एंड हो जाएगा, फिर मैं पॉइंट टू रिमेंबर लिखाऊंगा। ठीक है, इतना समझ आ गया, स्टॉप करो। अब हूणास के बारे में समझते हैं। हूणास क्या है, हूणास के बारे में ये फेमस है कि ये जो चाइना आपको नजर आ रहा है, इस चाइना के नॉर्थ वेस्ट में, और नॉर्थ वेस्ट में यानी कि ये सेंट्रल एशिया, उसके बाद मंगोलिया। तो बेसिकली आप ये क्लियरली कह दीजिएगा हूणास मंगोलॉइड थे, मंगोलॉइड थे। एक हूणा भारत में आए हैं, और इसके बाद एक समय बाद ये मेडिवल इंडिया में होगा, एक पर्सन आएगा चंगेज खान। चंगेज खान, तो वो भी कहां से उठेगा, किस जमीन से, मंगोलिया से, इसी जमीन से उठेगा। तो ये इन्हें तत्तर्स कहते हैं, तत्तर्स, तत्तर क्लैन के थे ना ये, तो ये एस्पेक्ट है। और चंगेज खान का ये आगे तैमूर, तैमूर अली भी आएगा। ठीक है, तैमूर, चंगेज, ये सारे आएंगे। इसको छोड़ो, हूणास यहाँ से आए, इसके कारण थे कई सारे। पहला कारण क्या था, ये जो पर्टिकुलर चाइना है ना, इस चाइना की किंगडम खुद को एक्सपैंड कर रही थी, खुद को एक्सपैंड कर रही थी। तो हूणास का अब यहाँ पे बसना मुश्किल नहीं था, मतलब हूणा का यहाँ पे बसना मुश्किल था, क्योंकि उसको एक्सपेल किया जा रहा था, फॉरवर्ड आगे की तरफ निकाला जा रहा था। तो पहली बात ये। दूसरा रीजन, बहुत ड्रेस्टिक वेदर चेंज आ रहा था इस टाइम पे, सेकंड रीजन ये। तीसरा रीजन, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत स्ट्रांग हो गया हूणास का। और चौथा रीजन, लंबे समय से यहाँ पर आप एग्रीकल्चर या पेस्टोरलिज्म कर रहे थे, सॉइल इनफर्टाइल हो गई ड्यू टू द चेंज इन द वेदर, ड्यू टू द एक्सेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द सॉइल। इन सारे 4 कारणों की वजह से अब हूणास यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते अपनी इस पॉपुलेशन के साथ, उन्हें कहीं और जाना ही पड़ेगा। तो ये हूणा ही से जिन्होंने धज्जियां उड़ा दी थी बाइजेंटाइन एम्पायर की, रोमन एम्पायर की। और एक रूलर हुआ करता था अटीला, आपने यूट्यूब पे या कहीं इसकी मूवीज भी देखी होंगी, अटीला द ग्रेट, बहुत तगड़ा तकड़ वॉरियर है वर्ल्ड लेवल पे। अटीला द हन इसे कहते हैं, अटीला द हन या अटीला द हूणा। तो ये अटीला ही घुसा है ईस्ट और वेस्ट रोम, हर जगह घुस गया था ये जाकर के, ये इसकी इंपॉर्टेंट बात थी। तो इसने बैटल्स जीती हैं। तो कुल मिलाकर के इसी समय पे ये हूणा भारत में आएंगे, और भारत में आने का इनका रास्ता क्या रहेगा, फिर से वही, आप नीचे की तरफ आएंगे तो पहले आप पर्शिया को जीतेंगे, यानी कि ईरान को जीतेंगे, और पर्शिया से फिर आप उन पासेस के थ्रू ईस्टवर्ड इंडिया की तरफ आएंगे। तो अल्टीमेटली हूणा जब इंडिया आ रहे हैं उस टाइम पर इंडिया में पोजीशन पे बैठा हुआ है कुमार गुप्त वन। लेकिन ये जो कुमार गुप्त वन है, जिसका पीरियड इस टाइम पे 454 या 455 चल रहा है, ये काफी एजड हो चुका है, इसलिए बैटल जो फाइट करेगा वो इसका बेटा स्कंद गुप्त करेगा। तो स्कंद गुप्ता वन, तो स्कंद गुप्त इस बैटल को फाइट करेगा, 2 बार हूणास को बहुत जबरदस्त क्रशिंग डिफीट देगा। और कुमार गुप्त की एज इतनी हो रखी है कि स्कंद गुप्त अभी फील्ड में ही है, कुमार गुप्त मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, मर जाएगा, फिर स्कंद गुप्त उसकी पोजीशन को संभालेगा। तो 2 बार स्कंद गुप्त के द्वारा इसको हराए जाने के बाद भी वापस से हूणास के अटैक भारत में होंगे, जो एक्चुअली में तोरमण के समय में होंगे। अल्टीमेटली स्कंदगुप्ता ने हूणा को हराया है, इसी रीजन से इसने भी टाइटल लिया है विक्रमादित्य का। ये क्वेश्चन आता है कि किस किस गुप्ता रूलर ने विक्रमादित्य का टाइटल लिया है। तो पहले तो चंद्रगुप्त 2 विक्रमादित्य, क्योंकि सकास को हराया है, और उसके बाद स्कंदगुप्त ने हराया है।